नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अवश्य मिलता है। इसको द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं या भारत का नदी तंत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अपवाह तंत्र कहते किसको हैं। देखिए, किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर ले जाए जाने वाले संपूर्ण जल से होता है, उसको उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत हमारा यूँ कहे कि नदियों का देश है। यहाँ पर छोटी और बड़ी मिला करके लगभग 4000 के करीब नदियाँ हैं और ये जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं ये भारत के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का अपवाह तंत्र। देखिए, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो इसको भारत के अपवाह तंत्र को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र जो नदियां अर्थात जो भी भारत की प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम कहीं ना कहीं से हिमालयी क्षेत्रों से होता है उनको हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र में रखते हैं। अर्थात उत्तर भारत की लगभग ज़्यादातर नदियां हिमालयी अपवाह तंत्र की श्रेणी में आती हैं और जो नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहती हैं उनको हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल भाग से जुड़ा हो, ऐसी स्थलाकृति जो तीन ओर से क्या हो? जल से घिरी हो और एक तरफ से स्थल भाग से जुड़ी हो, इस स्थलाकृति को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा जो दक्षिण भारत है वो कुछ इस तरीके की आकृति बनाता है, अर्थात वो तीन ओर से जल से घिरा है और एक ओर से स्थल भाग से जुड़ा है, इसलिए हम उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और उधर की जो नदियाँ हैं अर्थात दक्षिण भारत की जो नदियाँ उसको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसमें हिमालयी अपवाह तंत्र में जो नदियाँ प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो नदी तंत्र, वो हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अर्थात गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो जाल फैला हुआ है ये सब हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसको रखा जाता है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय नदियां या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी या फिर अपना जल किधर गिराएंगी? अरब सागर में। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं या तो वो अपना जल इधर गिराएंगी बंगाल की खाड़ी में या फिर अपना जल इधर गिराएंगी अरब सागर में। तो इनके जल गिराने के स्थिति के आधार पर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, देखते हैं हम लोग कौन कौन सी नदी हैं। तो उसमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। बाकी और भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और ये सब नदियां क्या हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उसमें प्रमुख रूप से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी
आदि प्रमुख हैं। तो ये थी भारत का अपवाह तंत्र का एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को दिमाग में रखेंगे तो आपको भारत की नदियां समझने में पूरी तरीके से बहुत आसानी होगी। फिलहाल हम लोग उत्तर भारत की नदी तंत्र को देखते हैं, अर्थात हिमालय अपवाह तंत्र को देखते हैं और उसमें गंगा नदी तंत्र को लेते हैं। सबसे पहले गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत अर्थात हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख गंगा नदी तंत्र को लेते हैं और गंगा नदी तंत्र में सबसे प्रमुख गंगा नदी को लेते हैं। किसको लेते हैं? गंगा नदी को। देखिए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। गंगा क्या है? पहला चीज तो यही कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। अब सबसे लंबी नदी है तो ये कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो ये जो होगी 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई होगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी की बात की जाएगी तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिए। जैसे वर्ल्ड स्तर पे कहा जाता है, विश्व लेवल पे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाती है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो अमेजन नदी हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस इस आधार पे है क्योंकि वार्षिक वाही जल मतलब सर्वाधिक जल लेकर बहने की मात्रा के आधार पर उस नदी को बड़ी नदी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है, इसके अगर उद्गम की बात की जाए तो उद्गम आपका जो एक राज्य है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 14 पर्वतीय जिलों को अलग करके नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। और इसी डेट में भारत में 2 राज्य और आए थे। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था और बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। तो ये तीनों राज्य 9 नवंबर सन 2000 को आए थे। तो उत्तराखंड राज्य में एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला, और इस उत्तरकाशी जिले में एक स्थान पड़ता है गंगोत्री हिमानी। और इस गंगोत्री हिमानी में गौमुख नामक स्थान से, कहाँ से? गौमुख। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस गौमुख से जो नदी निकलती है अभी उसका नाम गंगा नहीं रखा जाता है, अभी उसका नाम भगीरथी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग गंगा नदी का। तो ये गौमुख, इसको गौमुख मान लेते हैं। यहाँ से जो नदी निकलती है इसको नाम दिया जाता है भागीरथी नदी। क्या नाम दिया जाता है? भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी यहाँ तक आती है देवप्रयाग तक। कहाँ तक? देवप्रयाग तक। देवप्रयाग तक ये भागीरथी नदी आती है। देवप्रयाग में एक नदी आकर के भागीरथी में और मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है अलकनंदा नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। इसको जो है अलकनंदा नदी जो है ये दो जलधाराएं, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा के मिलने से होता है एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है। और धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती हैं इसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग।
ये चीज ध्यान रखिएगा कि विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर के और मिल जाती है जिसको पिंडारी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी अलकनंदा में जिस जगह पे मिलती है, अर्थात पिंडारी नदी का अलकनंदा में जहां पर संगम होता है, इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा में एक नदी और आकर के मिल जाती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी नदी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस जगह पर मिलती है, अर्थात मंदाकिनी का अलकनंदा में जहां संगम होता है, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, भगीरथी और अलकनंदा का, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा का संगम होता है। पिंडारी नदी अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में होता है, और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। फिर देवप्रयाग के बाद जो नदी आगे बढ़ती है इसको कहा जाता है गंगा। अब यहां से देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ा? गंगा पड़ा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना कि गंगा नाम कहां से पड़ता है? देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर उसका नाम गंगा पड़ता है। फिर ये नदी जो है हरिद्वार में पहुंचती है, और हरिद्वार में यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कि गंगा नदी जो है पहाड़ों से उतर करके मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती हैं, तो वो करती हैं हरिद्वार में। अर्थात पूछा जाए कि गंगा नदी पहाड़ों से उतर करके मैदानी भागों में कहां पर प्रवेश करती हैं, तो हरिद्वार में। हरिद्वार में आप देखिए बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, गंगा नदी को पहाड़ों से उतर करके मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं। इसके बाद गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए फिर दूसरे राज्य में प्रवेश करती हैं। ये तो उत्तराखंड में गंगा नदी का प्रवाह तंत्र था। अब गंगा नदी दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद गंगा नदी फिर बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार में बहने के बाद फिर झारखंड में प्रवेश करती हैं। झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में, और फाइनली पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इधर उत्तराखंड में गंगा नदी बहती हैं, बहने के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद फिर बिहार में, और बिहार के बाद फिर झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर बांग्लादेश। तो भारत के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गंगा नदी जो है प्रवाहित होती हैं। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रभावित होती हैं। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई अगर देखी जाए तो गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर के करीब बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 450 किलोमीटर, कितना? 450 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 405 किलोमीटर है। झारखंड में गंगा नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। तो ये अब अगर पूछा जाए कि किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो है उत्तर प्रदेश। और किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम पाई जाती है, तो वो है झारखंड। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश जिस जिले से होता है, अर्थात गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जिस जिले से एंट्री करती है वो जिला है बिजनौर। ये बिल्कुल याद रखना, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से एंट्री करती है, और बिजनौर जिले से प्रवेश करने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। और गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के 26 जिले, टोटल 26 जिले जो है अवस्थित हैं, 26 शहर अवस्थित हैं। और जिलों की संख्या बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है, जिनमें प्रमुख जो शहर अवस्थित हैं गंगा नदी के तट पे, वो है आपका कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, और आपका बिठूर है, और गाजीपुर है, शहदपुर है, श्रृंगेरपुर है। इस तरीके से कई सारे जो है शहर गंगा नदी के तट पर
अवस्थित हैं उत्तर प्रदेश के। फिर उत्तर प्रदेश के इन जो है 28 जिलों से बहते हुए गंगा नदी लास्ट में, अंतिम में बलिया जिला, याद रखिएगा, बलिया जिला से बहके हुए उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एंट्री किस जिले से होती है? बिजनौर जिले से होती है। और गंगा नदी की एग्जिट जो होती है उत्तर प्रदेश में बलिया जिले से होती है। बिहार में बहने के बाद झारखंड में जाती हैं और फाइनली पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बहते हुए अंतिम जो क्षेत्र लेती हैं वो है फरक्का। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से, फरक्का याद रखिएगा, फरक्का नामक स्थान से बहते हुए भारत को छोड़ करके एक दूसरे देश जिसको कहते हैं बांग्लादेश, क्या कहते हैं? बांग्लादेश। यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम बदल जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इस गंगा नदी में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इस गंगा नदी में मिल जाती हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना के नाम से आती है बांग्लादेश में और पद्मा में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है, ये संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अर्थात मेघना के नाम से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में एक विशाल डेल्टा बनाते हुए अपना जल गिरा देती हैं। तो ये जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है। क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है। इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश और भारत, दो देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, सुंदरी जो है एक प्रकार की ज्वारीय वनस्पति होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों की। तो गंगा नदी की जो सहायक, प्रमुख सहायक नदियां हैं, अर्थात दक्षिण के पठार से सीधे गंगा में आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं टोंस नदी और सोन नदी। टोंस नदी और सोन नदी दक्षिण के पठार से सीधे गंगा में आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाईं तट से गंगा में आकर मिलने वाली सहायक नदियों में आप ले सकते हो गंडक नदी, कोशी नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी। ठीक है, तो इस गोमती नदी, ये सब प्रमुख हैं जो बाएं तट से गंगा में आकर मिलती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं। अब हम लोग गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी को लेते हैं। किसको? यमुना नदी को। यमुना नदी देखिए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो यमुना नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी की उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हिमालय पर्वत में बंदर पूंछ श्रेणी। क्या है? बंदर पूंछ श्रेणी में एक है यमुनोत्री हिमनद। क्या है? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से होता है। और ये यमुनोत्री हिमनद बंदर पूंछ श्रेणी में है जो कि हिमालय में अवस्थित है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी कुल मिलाकर के 1376 किलोमीटर, कितना? 1376 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1376 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र लगता है, लंबाई लगती है। ये नदी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, जैसे मैंने आपको गंगा नदी बताया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आपके बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, उसी तरीके से यमुना नदी आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सहारनपुर। और ये सहारनपुर से
सहारनपुर से ये नदी प्रवेश करती है। सहारनपुर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है फैजाबाद स्थान, और इस फैजाबाद नामक स्थान से ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर के बहती। कितने जिलों से? 19 जिलों से होकर के बहती, जिसमें प्रमुख रूप से आपके अगर देखा जाए तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, ये सब प्रमुख जिले हो गए, इटावा हो गया, इन सब जिलों से होकर के बहती। यमुना नदी की अगर बात करें तो ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बहते हुए एक स्थान पड़ता है प्रयागराज। कौन सा जिला पड़ता है? प्रयागराज। और प्रयागराज में इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है। तो प्रयागराज में ये यमुना नदी किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यमुना नदी का संगम गंगा में कहाँ होता है? तो वो होता है प्रयागराज में होता है। गंगा यमुना की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो यमुना की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल नदी, बेतवा, केन नदी और वरुणा, हिंडन, रिहंद, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, रिहंद, ये सब प्रमुख जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी यमुना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो चंबल नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मिलती है। किस जिले में? इटावा जिले में। ये चीज़ ध्यान रखना, चंबल नदी यमुना में किस जिले में मिलती है? इटावा नदी में। बेतवा नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। कौन सा जिला? हमीरपुर। ठीक है, और केन नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यमुना से मिलती है? तो ये मिलती है बांदा जिले में। कौन से जिले में? बांदा जिले में। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट गंगा की कुछ दूसरी प्रमुख सहायक नदी लेते हैं। अगली जो हम लोग नदी लेते हैं वो है गंडक नदी। गंगा की ये भी सहायक नदी है, गंडक नदी। देखिए, गंडक नदी का अगर उद्गम की बात की जाए कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये दो जलधाराओं के मिलने से होता है, एक काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। अर्थात काली गंडक और त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, इन दो जलधाराओं के मिलने से गंडक नदी का उद्गम हो। ये जो जलधाराएं हैं ये माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहते हुए गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में पटना के निकट सोनपुर में ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक नदी का गंगा में संगम कहाँ पर होता है? वो होता है बिहार में सोनपुर में ये मिल जाती है आपके किसमें? गंगा नदी में। अब हम लोग बात करते हैं, अगली प्रमुख नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा की हम लोग बात करते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मापचाचुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है, अर्थात तिब्बत के क्षेत्र से। तिब्बत के क्षेत्र से घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में कर्णाली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णाली नदी ये कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में इसको घाघरा कहते हैं और अयोध्या के समीप इसको सरयू कहते हैं।
सरयू कहते हैं, अर्थात इसको कई नामों से जाना जाता है। कर्नाली नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इसको कर्नाली कहते हैं। घाघरा नदी की कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो कुल लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है। कितना है? 1080 किलोमीटर ये बहती है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी का प्रवेश की अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी कौन से जिलों से प्रवेश करती है, तो ये जो है तिब्बत से निकलती है और दक्षिणी पूर्वी नेपाल से बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश में आपका पीलीभीत और बहराइच की सीमा से ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीलीभीत और बहराइच की सीमा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी बहते हुए बिहार में जाती है और बिहार में एक जिला पड़ता है छपरा। कौन सा? बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है छपरा, और इस छपरे जिले में ये घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी का गंगा नदी में संगम किस जिले में होता है? छपरा जिले में, जो कि बिहार में होता है। ठीक है, अगली नदी हम लोग लेते हैं, गंगा की जो सहायक नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी की हम लोग बात करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है गोसाई थान, एक शिखर है, गोसाई थान नामक स्थान से होता है। इसकी 7 धाराएं हैं और 7 धाराओं को संयुक्त रूप से सप्तकोशी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका जो उद्गम होता है हिमालय में माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान नामक स्थान से होता है। इसकी 7 धाराएं होती हैं और 7 धाराओं को सम्मिलित रूप से सप्तकोशी कहा जाता है। 7 धाराओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। ये नदी भारत में अन्य सभी नदियों में अपने मार्ग को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है कोसी नदी। सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए, मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई नदी जानी जाती है तो वो है कौन सी? कोसी नदी। अब ये मार्ग क्यों परिवर्तन करती है? क्योंकि हिमालय क्षेत्रों से अपने साथ बहते हुए गाद लेकर के आती है। ठीक है, अवसाद लेकर के आती है। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है तो ढाल बहुत तीव्र रहता है, वो अवसाद रुकते नहीं है, इसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते। जब मैदानी भागों में आती है तो वही अवसाद जो है ये जमा होने लगते हैं और ये नदी स्वतः अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेती है उन्हीं गाद की वजह से, अवसाद की वजह से। और जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, और जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो आप लोग जानते हैं कि भयंकर बाढ़ लेकर के आती है। इसीलिए बिहार में प्रतिवर्ष लगभग कोसी नदी बाढ़ लेकर के आती है और इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के भागलपुर में, बिल्कुल याद रखिएगा, भागलपुर कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। तो बिहार के भागलपुर में कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो कोसी नदी का गंगा नदी में संगम कहाँ पे होता है? बिहार के भागलपुर में होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली नदी की ओर चलते हैं। अगली नदी हम लोग बात करते हैं गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी की। गोमती नदी जो है ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी। गोमती नदी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम स्थलीय भाग से होता है। ज़्यादातर गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से होता है, लेकिन गंगा की कौन सी प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? वो है गोमती नदी। इसका उद्गम होता है आपके पीलीभीत जिले से। कौन से? पीलीभीत जिले में एक गोमत ताल है, गोमत ताल। इस गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलहर झील। नाम याद रखना, कभी कभी गोमत ताल ऑप्शन में न दे करके फुलहर झील दे देता है, फुलहर झील। तो गोमत ताल से इसका उद्गम होता है। ये गोमत ताल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ती है, पीलीभीत
जिले में पड़ती है। ठीक है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और बहते हुए ये नदी शाहजहांपुर, लखनऊ आपका और सुल्तानपुर आदि कई जिलों से बहते हुए फाइनली ये नदी गाजीपुर में पहुंचती है। गाजीपुर में एक स्थान है कैथी और वहीं पर ये गंगा नदी में मिल जाती। तो ये जो है गोमती नदी का संगम गंगा नदी में कहाँ पर होता है, तो वो होता है गाजीपुर में। गाजीपुर में ये नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगली जो हम लोग नदी लेते हैं वो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी जिसको कहते हैं रामगंगा। रामगंगा, देखिए रामगंगा का जो उद्गम होता है वो होता है दूधा टोली स्थान। कौन सा? दूधा टोली। और ये दूधा टोली पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी बहते हुए कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 690 किलोमीटर, कितना? 690 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करती है। और उत्तर प्रदेश में इस नदी का जो प्रवेश होता है वो बिजनौर जिले से होता है। बिजनौर जिले से ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है, तो वो है आपकी रामगंगा नदी। और बहते हुए फाइनली ये नदी जो है कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? कन्नौज जिले में ये नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये था गंगा नदी और उसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ। इसको आप लोग देखिए और जैसा हो, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर क्लास।